हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि जो भी बेसिक लॉज थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, उन्होंने 4 इक्वेशन के फॉर्म में उन लॉज को दिया और यही जो 4 इक्वेशंस थे वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जाने गए। तो वो जो 4 इक्वेशंस थे, पहली इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो पहली इक्वेशन जो थी डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। सेकेंड इक्वेशन जो थी, सेकेंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो थी डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन जो थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। एंड जो फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन थी was given by del cross B is equals to mu naught J plus del D upon del T। तो मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक लॉज को 4 इक्वेशन में दिया और यही चारों इक्वेशंस मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जाने गए। जहां पे ये जो हमारा पहला इक्वेशन है वो क्या था, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो सेकंड इक्वेशन है वो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड इक्वेशन जो है हमारी है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो फोर्थ इक्वेशन है हमारी वो है जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये चारों इक्वेशंस जो है मैक्सवेल ने दिए, जहां पे डी जो है वो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, रो जो है चार्ज डेंसिटी है, बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जे जो है वो करंट डेंसिटी है। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं चारों इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो हम इनका देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसकी जो पहली इक्वेशंस थी मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ What? Divergence of D is equals to rho. That is ये क्या था, del dot D is equals to rho। या हम इनको और क्या बोल सकते हैं, सिंस हमें पता है जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। तो इसलिए अगर D की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन जो टर्न आउट होगा वो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब हमें इन्हीं इक्वेशन को प्रूव करना है कि कैसे ये सर्टेन इक्वेशन हमें मिला या इक्वेशन क्या होता है, ये हमें देखना है। तो क्या किया गया, एक सरफेस, कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर किया गया। तो मान लिया कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस का कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा, तो मान लिया V वॉल्यूम होगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की बात की जाए तो गॉस थ्योरम क्या बोला कि जो भी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस क्लोज्ड सरफेस जो होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस क्लोज्ड सरफेस, या जो भी एनक्लोज्ड सरफेस है। दैट इज, अब जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस होगा दैट इज क्या हो गया, जो भी फील्ड लाइंस कितने सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं या उससे पास कर रही हैं वो फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो अगर हमें कंप्लीट सरफेस के अक्रॉस की बात करनी है तो क्या हो जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इज इक्वल्स टू क्या बोला गया है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अक्रॉस दिस सरफेस। तो दैट इज क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक सर्टेन हमें वैल्यू मिल गई। अब अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करें, दैट इज इन केस हमने यहाँ पे कुछ सर्टेन एक छोटा सरफेस लिया, कोई एक ds सरफेस लिया, तो अब एक सर्टेन सरफेस हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रो होता है जो कि चार्ज डेंसिटी होता है वो हमें ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी सर्टेन वॉल्यूम के अक्रॉस प्रेजेंट है, दैट इज चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि रो इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि इस ds सरफेस ने कोई dv वॉल्यूम जो है एनक्लोज करा हुआ है।
तब जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मान लिया डी क्यू चार्ज है या क्यू ही चार्ज है उस सर्टेन सरफेस के अक्रॉस और डीवी वॉल्यूम। तो अगर चार्ज के टर्म की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम कंप्लीट वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें तो क्या हो जाएगा, रो डीवी के बराबर हो जाएगा, ये जो कंप्लीट चार्ज की वैल्यू आएगी। तो एक सर्टेन स्मॉल सरफेस की बात की, उसमें जो स्मॉल वॉल्यूम कंटेन होगा उसमें मान लिया Q चार्जेस होंगे, तो Q चार्जेस प्रेजेंट है डीवी यूनिट में। अब अगर तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डीवी आ जाएगी। तो ये तो सर्टेन इतने ही वॉल्यूम की बात हो गई। अगर हम एक कंप्लीट वॉल्यूम की बात करनी है, कंप्लीट जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अक्रॉस की वॉल्यूम की बात करनी है, तो क्या करेंगे, हम पूरे इंटीग्रेट कर देंगे उस वॉल्यूम के अक्रॉस। तो ये जो वैल्यू आ गई, हमें कंप्लीट चार्ज की वैल्यू मिल गई। दैट इज अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करें कि एक पॉइंट के अक्रॉस उतने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, देन Q विल बी इक्वल टू व्हाट, V रो dV। तो ये इतनी बात हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कि Q की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे Q की वैल्यू की जरूरत है। तो क्या किया जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dV। ये एक हमें सर्टेन वैल्यू मिलेगी जब हम इस Q की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये तो हो गया सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पे है एक वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर देता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। और वो कैसे चेंज करता है कि जो भी सर्टेन सरफेस इंटीग्रल होगा किसी एक वेक्टर का विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो हम अकॉर्डिंग टू स्टोक्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो क्या हो जाएगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर हम यूज करें इस सर्टेन वैल्यू के लिए तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस वैल्यू, दिस वही वाला वेक्टर। तो अब यहां से हमें E डॉट ds की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गई। अब क्या किया जाएगा, ये जो सर्टेन वैल्यू है हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू कुछ मिलेगी कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो एप्सिलॉन नॉट dV, रो एप्सिलॉन नॉट dV के बराबर। तो यहां से देखने को हमें यह मिला कि ये जो है इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जब ये किसी भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए अब ये वैल्यू ट्रू है कि दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जब ये किसी भी एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए ट्रू है तो ये सर्टेन एक वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि ये क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया है। तो हम इनके इंटीग्रेंड को इक्वल लिख सकते हैं। दैट इज यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल हो सकता है। अब ये एक सर्टेन वैल्यू हमें मिल गई, मान लिया स्टार। अब और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस E इज इक्वल्स टू रो। और हमें एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट E के बराबर होती है। और जब इसी वैल्यू को यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल्स टू रो। और यही जो है हमारी मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन कहलाई, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, जो कि क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये था हमारा डेरिवेशन मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम आगे देखेंगे कि मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है। तो अब बात करें अगर मैक्सवेल्स
सेकेंड इक्वेशन की, तो मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया कि जो भी डाइवर्जेंस बी की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ। अब क्या कह सकते हैं, अब हमें इनको डिराइव करना है। अब डिराइव कैसे करेंगे, तो क्या बोला गया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में बात करें तो जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनको बोला जाता है कि या तो वो जब ट्रैवल करती हैं तो वो एक क्लोज्ड कर्व में ट्रैवल करती हैं, या अगर वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं तो वो सीधी ट्रैवल करते हुए इंफिनिटी तक ट्रैवल करती रह जाती हैं। तो क्या देखा गया, अगर हम एक सरफेस के टर्म में बात करें तो बोला गया कि मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो क्या हो रही हैं कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अगर पास हो रही हैं तो ठीक है वो पास हो रही होंगी, पर यहीं पे अगर हम इनको फ्लक्स के टर्म्स में बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा कि किसी भी सर्टेन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उस सर्टेन सरफेस को, यही वैल्यू हमें मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। तो क्या बोला गया कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉस कर रही हैं, तो क्या बोला जाएगा, उस सरफेस में, उस सर्टेन सरफेस में जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइंस क्या करेंगी, आउटवर्ड फ्लो करेंगी, मतलब जितना एंटर कर रही हैं उतनी ही एग्जिट कर रही होंगी। तो ये सर्टेन वैल्यू देखते हुए, ये बात देखते हुए क्या बोला गया कि अब सरफेस के अंदर जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइंस एग्जिट हो जा रही हैं। तो क्या बोला गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी इस केस में, क्लोज्ड कर्व के केस में, क्लोज्ड सरफेस के केस में, तो वो 0 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि बेसिकली कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है, जितनी नंबर ऑफ लाइन एंटर कर रही है सरफेस में उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एग्जिट कर जा रही हैं सरफेस से। तो इसको देखते हुए क्या बोला गया, इसको देखते हुए बोला गया कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे गिवन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इनटू सरफेस एरिया। तो यहां से क्या मिलेगा, जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। ये तो हो गई फाई की वैल्यू जो कि क्या बता रही है कि कितनी फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही है। अब हमें पता है कि जितनी क्रॉस एंटर कर रही है सरफेस में उतनी ही एग्जिट करेगी, तो एक क्लोज्ड कर्व के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगी। और हमने क्या किया था, एक क्लोज्ड कर्व ही कंसिडर किया हुआ था स्टार्टिंग में ही, तो एक क्लोज्ड कर्व के अक्रॉस की हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब क्लोज्ड कर्व के अक्रॉस की स्टडी करी जाएगी, क्लोज्ड सरफेस एरिया की स्टडी की जाएगी, तो जितनी फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर आ रही हैं उतनी ही एग्जिट कर रही हैं। दैट इज फ्लक्स की जो वैल्यू होगी क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो 0 हो जाएगी। तो ये तो एक सर्टेन हमें केस मिल गई कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पे फिर से यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है कि जो सरफेस इंटीग्रल लिया जाएगा जिस भी वेक्टर का, वो बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। और इसको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि एस surface integral of B will be equal to volume integral of divergence of B। तो ये जो है अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया तो, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं, therefore जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा डाइवर्जेंस ऑफ B का वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अब जब यहां से हमें ये देखने को मिल रहा है
कि किसी भी एक आर्बिट्रेरी पे हम डाइवर्जेंस B की वैल्यू जो है वो 0 पा रहे हैं, तो हर एक सर्टेन पॉइंट पे भी ये वैल्यू ट्रू होगी। तो यहीं से ये सर्टेन वैल्यू देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस B की वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है। दैट इज डेल डॉट B जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। और यही जो है हमारी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन है। तो डेल डॉट B क्या है हमारी, मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई दो इक्वेशन मैक्सवेल की और हमने उनका डेरिवेशन देख दिया। अब चलते हैं अपने तीसरे इक्वेशन की तरफ, जो कि क्या है, जो हमें बताता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम अपने तीसरे लॉ की बात, तीसरे इक्वेशन की बात करें, तो थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल का क्या था, थर्ड इक्वेशन जो था वो डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, दैट इज कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो अब जो है ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हम क्या यूज करेंगे, फैराडे का लॉ का ही यूज करेंगे। तो फैराडे के लॉ का अगर यूज किया गया तो बोला गया कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो बराबर होता है नेगेटिव साइन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। दैट इज E जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। और ये जो थी फैराडे की सेकेंड लॉ थी, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि ये बताता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो बेसिकली जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने कॉज का अपोज करता है। ये इस लॉ ने बताया। तो अब अगर मान लिया कि हम एक क्लोज्ड सरफेस के टर्म में तो बात कर ही रहे हैं, किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्टेन एक सरफेस को क्रॉस कर रही हैं वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि मान लिया कि हमारे पास कोई सर्टेन सरफेस एरिया है, उसमें हमने कोई एक छोटा सर्टेन सरफेस ले लिया, तो कितनी फील्ड लाइन उस सरफेस से पास कर रही हैं वही हमारी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। और कंप्लीटली इंटीग्रेट कर देंगे ओवर ऑल द सरफेस तो हमें टोटल फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई जो होगा वो B डॉट ds के बराबर हो जाएगा। अब फाई की वैल्यू मिल गई क्योंकि सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेट किया है B डॉट ds, तो हमको इतना पता चल गया। अब जो है इस फाई की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्यों B डॉट ds हो रहा है, क्योंकि फाई जो होता है वो B इंटू ए दैट इज एरिया होता है, एरिया दैट इज सरफेस एरिया। और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या था, हमने बोला कि इस सर्टेन ds एक सरफेस एरिया ले लिया, उस सरफेस एरिया के अक्रॉस कितनी फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रही है, यही हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। दैट इज B डॉट ds किया, अब इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे कंप्लीट सरफेस के अक्रॉस की वैल्यू मिल गई। तो अब ये जो फाई की वैल्यू है हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां जब सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, E इज इक्वल्स टू माइनस, इसको D को हम डेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो D अपॉन डी टी था तो माइनस डेल अपॉन डेल टी कर दिया, फाई की वैल्यू निकाल दी है और वो फाई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल S B डॉट टी एस के बराबर। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई। अब अगर बोला जाए एक चार्ज के टर्म में बात करें कि मान लिया कि अब मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा है तो क्या कि चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से मिल रहा होगा, ऑब्वियस है। तो अगर एक चार्ज की बात करी जाए कि चार्ज कोई है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उस सर्टेन चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्लेस्ड है तो फोर्स कितना लगता है, QE के बराबर लगता है। और यहीं पे अगर हम एक यूनिट चार्ज की बात कर दें तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होगी,
ई के बराबर होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी। ये तो फोर्स की बात हो गई। अब मान लिया कि एक सर्टेन हमारे पास कोई चार्ज है, कोई ई चार्ज है मान लिया। अब ये जो ई चार्ज है उसको हमें डिस्प्लेस कराना है, तो उसको सर्टेन dr डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो वर्क डन लगेगा वो कितने के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। क्यों हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। तो ईएमएफ बेसिकली क्या हो गया, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब चार्ज मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट चार्ज की अगर बात करी जाए तो ये हो गया E, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, dr, तो E डॉट dr हो गया वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, उसको dr डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। ये तो सर्टेन एक छोटे अक्रॉस एक dr लेंथ की बात हो गई। अगर कंप्लीट लेंथ की बात करनी है तो वही हम क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रल कर देंगे। तो उस पूरे एक कर्व के अक्रॉस की बात करेंगे तो पूरे कर्व के अक्रॉस हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कंप्लीट वर्क डन निकल जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। तो अब क्या मिला हमें कि वर्क डन इतने के बराबर मिला, और ये वर्क डन क्या हो रहा है, किसी चार्ज पे हो रहा है, और वर्क डन ऑन अ चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। तो यहां से ये भी क्या है, ईएमएफ ही है। तो ईएमएफ के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ईएमएफ के जगह पे E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट dr भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितने के बराबर मिलेगी, आफ्टर सब्सटीट्यूशन हमें जो मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी E डॉट dr इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds के। क्या था, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, और ईएमएफ क्या था, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना डिस्प्लेस कराने, मतलब dr डिस्प्लेसमेंट में कितना सर्टेन वर्क डन लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्रेजेंट था तो एक सर्टेन फोर्स लग रहा होगा QE के बराबर। तो ये तो बात हो गई ईएमएफ की। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, या देखा क्या जाएगा कि ये देखा जाएगा कि ये तो हो गया भाई लाइन इंटीग्रल, और ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें ये करना है कि अब हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। और स्टोक थ्योरम का काम क्या होता है, स्टोक थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। सिंस हमारे पास LHS में RHS में क्या था, सरफेस इंटीग्रल है, तो LHS को हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हम क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि कभी भी किसी भी एक वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वैल्यू। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि जो लाइन इंटीग्रल है E डॉट dr विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही क्या मिल जाएगा हमें कि सरफेस इंटीग्रल कर्ल E is equals to minus del upon del t surface integral B dot ds के। दैट इज हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल कर्ल E ds इज इक्वल्स टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी अपॉन डेल टी ds ये बोल सकते हैं। अब ये जो है सारे ही आर्बिट्रेरी सरफेसेस के लिए ट्रू है। ये जो सर्टेन हमारी इक्वेशन मिली है वो हर एक आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए ट्रू है। तो इसके जो इंटीग्रेंड्स हैं जो कि क्या है,
कर्ल ई वेक्टर और यहाँ से माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इनको भी हम किसी भी एक सर्टेन पॉइंट के लिए इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, जब इनको फर्दर देखा तो किसी एक सरफेस की बात अगर करी जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्टेन वॉल्यूम हमें मिल जाएगा या सर्टेन वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कर्ल ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर मिल जाएगी। और यही जो सर्टेन वैल्यू है वो क्या है, वो हमारी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन है, जो कि क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की। तो ये था डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब हम अपनी लास्ट इक्वेशन की डेरिवेशन को देखेंगे, जो कि क्या था, जो कि है हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, जो कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया। तो फोर्थ इक्वेशन जो हमारे मैक्सवेल लॉ का था वो क्या था कि डेल क्रॉस बी दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी। और जे डी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट है। दैट इज हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। और यही हमारा मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है। और अब हम देखेंगे कि इसे प्रूफ कैसे किया गया। तो क्या बोला गया कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, क्लोज्ड लूप लेते हैं और उसमें से कोई करंट फ्लो कराते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इन द लूप। अब ये तो करंट के टर्म में हमें वैल्यू मिल गई। अब करंट के लिए क्या बोला गया कि अगर करंट की वैल्यू हमें चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी के टर्म में देनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लिया कि हमारे पास कोई सर्टेन सरफेस एस है, इस सर्टेन सरफेस में हमने कोई एक सर्टेन स्मॉल सरफेस लिया जो कि डीएस सरफेस लिया। अब इस डीएस सरफेस पे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू थी वो जे थी। करंट डेंसिटी क्या होता है कि कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से फ्लो कर रही हैं। तो ये तो जे की वैल्यू हो गई। तो ये बेसिकली जे डॉट डी एस हमें इस सरफेस के अक्रॉस का करंट बताएगा। अब अगर हमें टोटल करंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट करना है, तो टोटल करंट की अगर हमें वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, जे डॉट डी एस को पूरे कंप्लीट सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेट कर देंगे और यही जो वैल्यू है हमारी टोटल करंट बताएगी। तो टोटल करंट की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, जे डॉट डी एस। तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये देखा जाएगा कि LHS में तो लाइन इंटीग्रल है, RHS में सरफेस इंटीग्रल है। तो अब दोनों साइड एक ही तरीके के इंटीग्रल हमें करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम का। और स्टोक्स थ्योरम क्या कर देगा कि लाइन इंटीग्रल को चेंज कर देगा सरफेस इंटीग्रल में। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमें क्या मिल जाएगा कि B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ बी का सरफेस इंटीग्रल। अब जो है हम इस सर्टेन वैल्यू की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ये तो एक वैल्यू हो गई। अब अगर हम एक सर्टेन पर्टिकुलर सरफेस की बात करें, एक पॉइंट की बात करें, तो इसके इंटीग्रेंड क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो कर्ल बी क्या मिल गया, म्यू नॉट जे के बराबर मिल गया। और यही जो सर्टेन था वो एम्पियर लॉ कहलाया था।
तो ये जब कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे हमें मिला तो ये देखा गया कि ये जो सर्टेन वैल्यू ट्रू है या करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के केस में। क्यों? क्योंकि इस केस में जब हम इस कंप्लीट वैल्यू का डाइवर्जेंस ले लें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी और डाइवर्जेंस ऑफ जे भी 0 आ जाएगा, और डाइवर्जेंस जे सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के केस में आता है। तो देखा गया कि जब डाइवर्जेंस जे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के लिए मिलती है तो ये जो सर्टेन वैल्यू बताई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के लिए ही होगी। तो अब यहां पे देखा गया कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0, और यहां से डाइवर्जेंस जे की जो वैल्यू आती है वो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर आती है। तो क्या बोला गया कि जब डाइवर्जेंस जे इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी आ रहा है और यहाँ पे तो डाइवर्जेंस जे हमें 0 मिल गया था, तो ये सिंपली बताया कि ये जो था इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के केस में मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी इस एक्चुअल लॉ के अंदर। क्यों? क्योंकि हर बार डाइवर्जेंस जे की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो जब देखा गया कि हर बार डाइवर्जेंस जे की वैल्यू 0 नहीं होती है तो ये जो हमारा करंट डेंसिटी था इस करंट डेंसिटी में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और ये जो करंट डेंसिटी है उसमें एक नया टर्म जुड़ जाएगा जेडी वेक्टर। तो अब देखते हैं कि ये जेडी वेक्टर क्या है और कैसे जोड़ा गया। तो जब एम्पियर लॉ की बात की गई तो कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे दिखा, और ये जो था सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के लिए था। फिर क्या यूज किया गया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज किया गया। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब यूज किया तो देखा माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होता है, दैट इज चार्ज डेंसिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही हो तब डाइवर्जेंस जे की वैल्यू 0 नहीं होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है दैट इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, और उसीलिए डाइवर्जेंस जे जो कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यही सब देखते हुए मैक्सवेल ने बोला कि जो हमारी इक्वेशन के अंदर जे वैल्यू थी ये सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होगी, एक और इसमें एडिशनल टर्म होगा और वो एडिशनल टर्म जेडी होगा। और अब देखते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी। तो जब बोला कि एडिशनल टर्म होगा एक और जेडी, तब जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन गया, म्यू नॉट जे प्लस जेडी बन गया, क्योंकि अकेले जे था अब एक और जेडी टर्म ऐड हो गया। तो ये सर्टेन था वैल्यू जो कि स्टेडी करंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, प्लस साथ ही साथ जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या टाइम वेरिंग चार्ज डेंसिटी या करंट चार्ज डेंसिटी मिल रही थी उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्या बोला गया कि अगर हम डाइवर्जेंस ले इस सर्टेन वैल्यू का, तो अगर हम डाइवर्जेंस ले दोनों साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। और इसको देखते हुए हमें क्या पता चला कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का डाइवर्जेंस जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो जब ये वैल्यू 0 हो गई, म्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दिया तो कंप्लीट वैल्यू 0, दैट इज एक सर्टेन वैल्यू हमें ये मिली जो कि क्या थी, डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर मिलने लगा। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस जे प्लस डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू 0, और डेल डॉट जे डी क्या होगा, डेल डॉट जे डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट जे के बराबर हो सकता है। क्या किया, इसको इक्वेशन के इधर भेज दिया। अब जब डेल डॉट जे की बात करें तो डेल डॉट जे बराबर क्या होगा, डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होगा। कैसे होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखें तो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू क्या होगी,
अगर इस वैल्यू को इधर रहने दिया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए, तो डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट जे के बराबर। दैट इज डेल डॉट जे की वैल्यू क्या हो गई, डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल डॉट जे डी है वो कितने के बराबर मिला, डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर मिला। तो डेल डॉट जे डी जो है डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर मिला। और हमें एक और बात पता है कि बट लिख सकते हैं कि बट डेल डॉट डी जो है वो होता है रो के बराबर। तो जब डेल डॉट डी रो के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि जब हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये बोलता है कि जो डेल डॉट ई होता है वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। दैट इज क्या हो गया, रो जो है, रो को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी, और डी की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट ई हो गई। तो इसी तरीके से रो जो है डेल डॉट डी के बराबर हो गया। तो ये हमें पता है कि जो डेल डॉट डी है वो रो के बराबर है। तो अब रो की वैल्यू की जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जैसे ही रो के जगह पे इस इक्वेशन को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल टी ऑफ व्हाट, डेल डॉट डी। और ये डेल डॉट डी मिला। दैट इज अब हम इसको फर्दर और क्या लिख सकते हैं कि डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। और यहां से इस इक्वेशन को देखते हुए हमें क्या पता चला कि जो जे डी की वैल्यू है वो क्या हो गई, डेल डी अपॉन डेल टी के बराबर। तो अब जब हमारे पास जे डी की वैल्यू आ गई है तो इस जे डी की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या देखा कि सबसे पहले इक्वेशन हमें क्या मिला था, कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, ये मिला था। और अभी हमने जे डी की वैल्यू निकाल दी, और जे डी की वैल्यू हमने क्या निकाली कि जे डी जो है वो डेल डी अपॉन डेल टी के बराबर है। तो जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी की वैल्यू डेल डी अपॉन डेल टी, ये वैल्यू मिल गई। अब हमें एक और चीज पता है कि जो d की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होती है। और अगर हम इस d की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ल b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस डेल अपॉन डेल टी, डी के जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई। दैट इज हमें क्या मिल गया, कर्ल ऑफ b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। और यही जो सर्टेन इक्वेशन था, या ये जो सर्टेन इक्वेशन था हमारा मैक्सवेल इक्वेशन, या कह सकते हैं फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाया। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, या कह सकते हैं करंट डेंसिटी के टर्म में। और ये जो सर्टेन था ये वैल्यू तब हुआ जब हमने d के जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो या तो ये इक्वेशन बोले या हम ये बोले, दोनों क्या है, फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन है। तो इस तरीके से चारों इक्वेशंस को डिराइव किया जाता है। तो चार इक्वेशन हमें बेसिकली मैक्सवेल ने दिए थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक लॉस को देखते हुए। यहाँ पे हमने उन चारों इक्वेशंस को देखा और उन चारों इक्वेशंस के डेरिवेशन को देखा, और देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर है। और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी के बराबर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।